Yes, new topic is Ind AS 116. It is talking about leases. Good morning, Rahul. Good morning, Shahrukh. Good morning, Aknoor. Good morning. I hope I'm audible and visible properly. Please confirm me. Please confirm. Okay. So, can I move ahead? Right. Just a moment. Yes. सो टॉपिक है नया और नए टॉपिक को नए पीडीएफ में एंड नया हैंड रिटन नोट्स. सो टॉपिक का नाम है इंड एस 116. ऑलमोस्ट न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में 7 to 10 मार्क्स में मिलेगा. कितने मार्क्स? 7 to. जूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास प्लस में राहुल अखनूर एक बार कंफर्म करना. ओके. सो कितना वेटेज है इसका और रिसेंटली कितने का आया था? 7 मार्क्स का जो मई 24 एग्जाम में आया था. ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड अच्छा वेटेज है, अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा इसको करने में. 7 to 10 मार्क्स. तो सबसे पहले हमें तो ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीज. लीज का मतलब क्या होता है इसको समझना. इसके अलावा लीजेस का जो वेटेज है उसको ध्यान में रख के लीज की जो अकाउंटिंग है, कितने टाइप की होती है लीज, किसकी बुक्स में होती है, क्या क्या किस किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ये सारी चीजें इसमें कवर हैं along with some disclosures. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि लीज का मतलब क्या होता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. सो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो लीज पे क्या दिया जा रहा है. यहां पे बात हो रही है असेट्स की, पीपीई की. पीपीई को अगर हम लीज पर दे दें तो वो यहां पे कवर हो रहे हैं. मतलब कि ऐसे पीपीई जिन पे हमारे ओनरशिप नहीं है बट वी हैव अ राइट टू यूज. सो राइट टू यूज मतलब कि असेट का अगर आप यूज कर रहे हो, एक एंटिटी अगर किसी असेट की यूज कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं उसमें. पहला, एक्वायर करके, और ये दूसरा ओनरशिप, सॉरी, दूसरा राइट टू यूज उस पे अगर है. या तो हम किसी एसेट को तब यूज कर सकते हैं जब वो हमारी खुद की हो, मतलब हमारे पास हमने उसे एक्वायर करके अपने पास लिया हो. बोल सकते हैं ना कि यार व्हेन वी हैव राइट ऑफ ओनरशिप तो वी हैव एक्वायर्ड द एसेट. बट व्हेन वी हैव राइट टू यूज तब. तो यहां पे अगर राइट टू यूज है या एक्वायर है तो इसका मतलब हमारे पास ओनरशिप है. और जब ओनरशिप है तो दोस्तों हम पर लगेगा इंड एस 16 पीपीई. बट वहीं अगर हमारे पास क्या है, राइट टू यूज द एसेट, तो हम पर एप्लीकेबल होता है इंड एस 116, दैट इज लीजेस. तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीज, है ना. तो अपन समझने की कोशिश करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट साथ में लिखिएगा. कॉन्ट्रैक्ट वेयर by one party grants right of use of identified assets
for a period. Contract whereby one party grants right of use of specified asset for a period ये लिखा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी. अगेंस्ट कंसीडरेशन टू अनदर पार्टी. तो a contract whereby one party grants right of use of identified asset for a period against consideration to another party. अनदर पार्टी में क्या हो जाएगा? पहली बात तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो अपने को समझने पड़ेंगे. ये है डेफिनेशन ऑफ लीज. लीज की डेफिनेशन क्या बोलती है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को राइट ऑफ यूज दे देती है. किसका? एक आइडेंटिफाइड एसेट का, किसी टाइम पीरियड के लिए. उस टाइम पीरियड के लिए किसी कंसिडरेशन, सामने वाली पार्टी क्या देगी आपको? कंसिडरेशन के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए आपको कंसिडरेशन देगी. ये बात समझ में आती है? राहुल, अखनूर, संस्कार, शाहरुख, डन. ओके. अब ना इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अपने को कुरेदने हैं, मतलब समझने हैं. एक तो है अपना ये आइडेंटिफाइड एसेट, एक है अपना ये पीरियड, एक है अनदर पार्टी. ये वन पार्टी क्या है? वन पार्टी का मतलब ये कौन सी पार्टी? इसको हम बोलते हैं लेसर. लेसर कौन होता है सर? जो राइट ऑफ यूज देता है, जो राइट ऑफ यूज देता है. इसको और डिफाइन करना चाहें अगर अपन, तो ऐसा होता है ओनर ऑफ asset and receives consideration. ये बात समझ में आती? लेसर कौन होगा सर? वो पर्सन जो ओनर होगा और राइट ऑफ यूज प्रोवाइड करेगा किसी अनदर पार्टी को अगेंस्ट अ कंसिडरेशन जो इसको मिलेगा. ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऊपर है क्लास. लेसी, लेसी कौन है? यूजर ऑफ asset अगेंस्ट पेमेंट. ये डेफिनेशन समझ में आ रही है बेटा? बोलो. User of the asset against the payment is none other than the lessee, and lesser कौन है? Owner of the asset जो रिसीव करता है कंसिडरेशन. ओके, यहां तक ये समझ में आया? तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे क्या हो रहा है, एक पार्टी राइट ऑफ यूज ऑफ असेट प्रोवाइड कर रही किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगेंस्ट अ गिवन कंसिडरेशन, और जो जिस पार्टी को राइट टू यूज दिया जा रहा है वो पार्टी कहलाएगी लेसी, और जो राइट ऑफ यूज दे रहा है वो कहलाएगा लेसर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डन. चल, अब हमें क्या क्या पढ़ना है. तो लेसी जो है ना, इसके पॉइंट से भी अकाउंटिंग देखनी है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकाउंटिंग देखनी है ना. तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन, लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू.
लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चेक करना है समझते हैं। राइट ऑफ यूज, ROU is nothing but the right of use. दूसरा एक वर्ड समझना है, आइडेंटिफाइड एसेट। तीसरा एक वर्ड समझना है हमें, पीरियड। चौथा एक वर्ड समझना है हमें, कंसीडरेशन। ठीक है, ये 4 वर्ड्स अपने को समझने हैं। ये कहां से उठाए? ये कहीं और नहीं, यहीं से उठाए हैं। ये देखो, राइट ऑफ यूज, आइडेंटिफाइड एसेट, पीरियड और कंसीडरेशन। ये 4 वर्ड्स अपन ने कहां से उठाए? डेफिनेशन से ही उठाए। डेफिनेशन पे ये भी अपना फोकस रहेगा पूरा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ यूज? राइट ऑफ यूज इज नथिंग बट राइट टू यूज। सबसे पहले हेडिंग, राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज जब आप देते हैं किसी एसेट का, राइट ऑफ यूज अगर मैंने किसी को दिया तो ऑब्वियसली मैं उसको कंट्रोल भी दे रहा हूं। तो इंड AS बोलता है कि राइट ऑफ यूज शुड बी गिवन विद कंट्रोल। और कंट्रोल के लिए भी 2 बातें हैं। पहली, राइट ओवर substantial economic benefit, and another one is can restrict right of use to others and can direct its use तो राइट ऑफ यूज का मतलब क्या है? राइट ऑफ यूज का मतलब होता है कि मैंने आपको असेट का कंट्रोल दे दिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल अंडर 116? तो भैया राइट ओवर द सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, उस असेट से जो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है वो, और प्लस राइट ऑफ यूज जो कंट्रोल आना चाहिए। कंट्रोल की बात हो रही है यहां पे जो, तो यहां गुड मॉर्निंग बेटा, कंट्रोल की बात अगर मैं करूं तो राइट ऑफ यूज कब आपके पास आएगा? जब आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल आना मतलब 2 बातें। पहली, राइट ओवर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द असेट गिवन फॉर राइट टू यूज, एंड सेकंड कैन रेस्ट्रिक्ट राइट ऑफ यूज टू अदर्स एंड कैन डायरेक्ट इट्स यूज। मतलब सामने वाला जिसको आपने ये दे रहे हो राइट ऑफ यूज, मतलब सामने वाला किसी दूसरे पर्सन को भी रोक सकता है उसकी यूज को, असेट की यूज से रिलेटेड चीजें बता सकता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट भी कर सकता है कि कैसे उसको यूज करना है। तो ये बात समझ में आ रही है? कंट्रोल कब स्टैब्लिश होगा? कंट्रोल स्टैब्लिश तब होगा दोस्तों जब आपने राइट ऑफ यूज के लिए जो एसेट दिया है उसका सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा है, प्लस you can also have right to restrict the use and also have right to direct its use. Got it? Done? आगे बढ़े? ओके, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? ओके, नाउ पॉइंट इज इस चैप्टर में आपको मैंने अभी तक क्या बताया? इंट्रोडक्शन, कि भैया इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंड AS 116। इंड AS 116 में क्या हो रहा है कि भैया यूज ऑफ एसेट की बात हो रही है। यूज ऑफ एसेट
मतलब आपको राइट टू यूज दी एसेट अगर आपको मिल रहा है तो आप पर क्या है, कौन सा इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडेस 116। लेकिन अगर एक्वायर किया है आपने एसेट को तो आपके पास ओनरशिप होगी, तब आपको बेटा इंडेस 16 पर जाना है, दैट जो की बात करता है पीपीई की। ये बात समझ में आई। फिर मैंने आपको लीजेस की डेफिनेशन बताई कि एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई वन पार्टी ग्रांट्स राइट ऑफ यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड अगेंस्ट अ कंसिडरेशन विथ अनदर पार्टी। तो ये हो जाएगी अपनी डेफिनेशन लीज की। अब इसमें मैंने एक बताया कि एक पार्टी जो कि राइट ऑफ यूज देती है किसका, आइडेंटिफाइड एसेट का, कब तक के लिए, किसी पीरियड के लिए, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, कंसिडरेशन फ्रॉम अनदर पार्टी। तो अनदर पार्टी जो है उसको कहेंगे लेसी, क्योंकि वो यूजर ऑफ एसेट हो जाएगा अगेंस्ट द पेमेंट। और जो पार्टी राइट ग्रांट कर रही है, राइट टू यूज ग्रांट कर रही है, उसको हम बोलेंगे लेसर, जो कि ओनर ऑफ द एसेट एंड रिसीव द कंसिडरेशन। यहां तक कोई समस्या? फिर मैंने आपको लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताना स्टार्ट करी। ओके, तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए कहां पर, हमने हमने समझने हैं पहले कुछ चार वर्ड्स कौन से, राइट ऑफ यूज, आइडेंटिफाइड एसेट, पीरियड, कंसिडरेशन। जिसमें हमने राइट ऑफ यूज समझा कि राइट ऑफ यूज कब मिल जाएगा लेसी को, जब उसको आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। और कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा, जब उसके पास राइट ओवर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। साथ ही साथ उसको आपने ये राइट भी दे दिया कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है राइट टू यूज टू अदर्स, एंड ऑल्सो ही कैन डायरेक्ट इट्स यूज। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक कोई समस्या? ओके, second point here is identified asset. Identified asset. Now what is this identified asset? Lesser should not have substantial substitution right. लेसर के पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। मतलब जो असेट आपने ऑब्वियसली सोच के देखो, आपने कोई असेट किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दे दी, तो क्या आपके पास भी सब्सटेंशियल राइट हो उसका होगा क्या? तो ये आइडेंटिफाइड एसेट मतलब वो एसेट होगी जिसका राइट अब लेसर के पास नहीं है। ये बात समझ में आती कि नहीं? बोलो, जानवी, शाहरुख, संस्कार, अकनूर, राहुल। ऑनलाइन में एक बात बताना, ग्लिच आ रहा है क्या कोई? ओके, ये बात समझ में आई? आई नो इंटर में आप लोगों को कई बार लीज वाला स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ लगता है, बट ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर। 7 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 2 नंबर का एमसीक्यू, 9 नंबर तक ये चैप्टर जा सकता है। मैंने 10 लिख दिया है, 7 से 10, ठीक है, 8 का भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर मजा आ जाएगा। बस ये वर्ड्स आपको अभी तक जो मैंने बताया समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया सर। व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म कॉल्ड एज पीरियड? पीरियड का मतलब जो पीरियड, जिस पीरियड में आपने ट्रांसफर किया है एसेट, राइट टू यूज दे दिया है सामने वाले को, उस पीरियड की बात हो रही है। तो पीरियड शुड बी नॉन कैंसिलेबल प्लस एंड देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड। सर एक तो ये जो पीरियड डिसाइड हुआ लीज टर्म के लिए वो नॉन कैंसिलेबल हो, साथ ही साथ ये पीरियड एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन एक गिवन किया गया है लेसी को बाय द लेसर। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ में आ गया राइट ऑफ यूज।
आइडेंटिफाइड एसेट क्या समझ में आता है कि सर अगर राइट ऑफ यूज मिल गया मतलब लेसर के पास अब उस एसेट का सब्सटेंशियल राइट नहीं है। राइट ऑफ यूज के बाद उसके बाद जो पीरियड जिस पीरियड के लिए लेसी को वो एसेट मिला है वो पीरियड कैंसिलेबल ना हो, प्लस जो पीरियड मिला है वो तो है ही, साथ ही साथ उसके पास एक ऑप्शन और हो टू एक्सटेंड द लीज टर्म। इसको अपन आगे जाके बोलेंगे लीज टर्म, जितने टाइम के लिए लेसी को एसेट मिला है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, लीज टर्म, एक सिंपल सी बात बताना, मैंने आपको एक एसेट दिया, मैंने कहा लो संस्कार भाई जाओ ये एसेट यूज करो, आपको चाहिए था एसेट, बोले हाँ सर थैंक यू सो मच आप बहुत अच्छे। मैंने कहा एक मिनट कहाँ जा रहे हो, बोले सर वो एसेट लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे लेन देन की बात तो कर लें। संस्कार बोला ओके सर क्या दे रहा हो। मैंने कहा नहीं दे नहीं रहा हूँ, अभी तू एसेट लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली पैसे तो देगा ना। बोले हाँ ठीक है सर। तो मैंने कहा कि यार एक काम कर, ओनरशिप मेरे पास ही रख, बट आई एम ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ यूज, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग विद यू टू ट्रांसफर द राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट फॉर एग्जाम्पल से 20 ईयर्स, 20 साल के लिए मैंने अपना पीपीई संस्कार को दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फ्री में दूंगा क्या? मुझे बताओ, शाहरुख, संस्कार, जानवी, राहुल, अखनूर, फ्री में तो नहीं दूंगा सर ऑब्वियसली। ओके तो सर मुझे एक बात बताओ, 20 साल के लिए अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आज मैं वो ट्रांजैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस आज ही डिसाइड कर लूंगा, हाँ या ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा? क्योंकि भाई मुझे पैसा कब तक मिलेगा? 20 सालों तक मिलता रहेगा, और जब ये 20 सालों तक मिलता रहेगा तो कहनाई से आज मुझे उस 20 साल तक जो कंसिडरेशन मिलना है आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा। मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करना, एक काम कर, तू तो एक काम कर, पूरे लीज लाइबिलिटी का अपन तो मान के चलते हैं 10 लाख रुपए देना। तो मैं बताओ 10 लाख रुपए जो मुझे 20 साल में मिलेंगे वो क्या आज ही मैं 20 लाख रुपए रिकॉर्ड कर, वो सॉरी 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दूं जो 20 साल तक मिलने वाले हैं, या मैं हर साल के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करता जाऊं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करूं? सर हर साल प्रेजेंट वैल्यू पे, वेरी गुड। तो अब ये बात समझो कि यहां पे कंसीडरेशन में क्या क्या आ जाएगा। तो कंसीडरेशन में आएगा, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कंसीडरेशन, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कंसीडरेशन प्लस वेरिएबल पेमेंट्स प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, जिसको बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस एक्सरसाइज प्राइस सर एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है? इफ ऑप्शन टू परचेज एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ फॉर द लीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो हो सकता है सामने वाले को आपको प्रेजेंट वैल्यू में, मतलब जो फिक्स कंसिडरेशन देना है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो देना है, प्लस अगर कोई वेरिएबल पेमेंट्स आपको देने हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो सकते हैं वेरिएबल पेमेंट्स, प्लस कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कि भाई लीज टर्म के एंड में इतनी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आपको मिलेगी, प्लस भाई
हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में मैं संस्कार को ये बोल दूं कि एक काम करना 20 साल, इस एसेट की यूजफुल लाइफ भी 22 साल है, 20 साल तूने यूज कर लिया है, तो एक काम कर, अब तू ये खरीद ही ले। नाउ यू कैन हैव द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। नाउ यू कैन हैव द ऑप्शन टू परचेज, मतलब अब आप ओनर बन जाओगे, राइट ऑफ यूज तो था ही आपके पास। लास्ट में लीज टर्म के एंड में आपके पास एक ऑप्शन है टू परचेज। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? प्लस कोई पेनल्टी, लेस कोई इंसेंटिव, ये सारी की सारी चीजें आपके कंसिडरेशन में आती है। So consideration equals to present value of fixed consideration, variable payments, gross residual guaranteed residual value, exercise price if any, penalties, less incentives। अब अपन समझते हैं धीरे धीरे, पहले तो आते हैं इस पे अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसिडरेशन पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कंसिडरेशन पे ये किस पे रिकॉर्ड होगी? तो IRR at which present value of all lease payments जो आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो किस रेट पे निकालोगे? IRR। IRR जो रेट गिवन होगी आपको, उस पे आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। सर ये कुछ और नहीं, अगर आपने, चूंकि आपने मेरे साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी रिसेंटली फिनिश किया था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स अपन निकाल रहे हैं, ये कुछ और नहीं, आज की डेट की फेयर वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है। यस और नो? अरे हाँ या ना? हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फिक्स कंसिडरेशन की, तो कहना ही सी ये जो टोटल इसका आएगा सारे लीज पेमेंट्स का, मान लो मैंने 20 साल के लिए कोई एसेट दिया संस्कार को, ठीक है, 20 साल तक हर साल फिक्स कंसिडरेशन वो पे कर रहा है, उसकी टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फिक्स कंसिडरेशन 20 सालों तक की, वो टोटल करने पे क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो मुझे बताओ। तो ये हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इज दैट क्लियर? शाहरुख को आ गया, राहुल को आ गया, अखनूर को आ गया, जानवी, संस्कार। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्या? हाँ एक और चीज सर, इफ IRR is not available in the question, then use discounting rate given। ये डिस्काउंटिंग रेट को क्या बोलते हैं? इट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये बात समझ में आती है? तो एक ये नोट हो गया आपके लिए, ये नोट जो आपको मैंने लिखाया है ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालेंगे? IRR पे निकालेंगे। IRR पे क्या निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज पेमेंट्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। बट अगर इन क्वेश्चन इफ IRR इज नॉट अवेलेबल देन वी विल बी यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इसको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो सर, ये जो आपने लिखा फेयर वैल्यू, इसका मतलब
fair value represents market value at which assets can be purchased outright. सर ये फेयर वैल्यू क्या होगी? ये फेयर वैल्यू कुछ और नहीं, अगर आज की डेट में आपके लिए मार्केट वैल्यू ही होगी जिस पे आप असेट को परचेज कर पाओगे आज की डेट पे। ये बात समझ में आ रही है? सर ये आप ये आज ऐसे ये क्यों करते जा रहे हो? ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये आपके लिए क्या है, ये क्लाउड्स हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स। ये क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। बिकॉज क्या होता है, लीज में इतने भारी भरकम शब्द होते हैं, समझ ही नहीं पड़ती क्या चल रहा होता है। ये यहां पे यहां तक समझ में आया? ओके, हेलो, डन, ओके, नोट डाउन कर लिया यहां तक। फिर अपन आते हैं जीआरवी पे, तो अपना एक इंट्रोडक्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। वेरिएबल पेमेंट्स क्या होते हैं कि वेरिएबल पेमेंट्स के साथ साथ, मतलब हमें फिक्स कंसिडरेशन तो कुछ देना है, साथ ही साथ कोई वेरिएबल पेमेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में जो डिटरमाइन हो, वो सारी चीजें जो हम क्वेश्चन के करते करते साथ में सीखेंगे आगे। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सरसाइज प्राइस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर लीज टर्म के एंड में लेसर लेसी को बोलता है कि भाई असेट तू चाहे तो परचेज कर सकता है, यू हैव द ऑप्शन टू परचेज, तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। पेनल्टीज और इंसेंटिव भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट एक अकाउंटिंग चैप्टर है, मजा आएगा इसको करने में। लास्ट थिंग इन दिस इज जीआरवी। क्या है दोस्त? जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसको क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू guaranteed by lessee to lessor। अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू guaranteed by lessee to the lessor, कब? एट द एंड। ये बात समझ में आ रही? तो ये आज ही आप बता दोगे कि भाई ये चीज क्या होती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मतलब आपने रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड करी हुई है कि इतनी तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब समझ लें एग्जांपल। रेसिडुअल वैल्यू मान लो आपकी टोटल है ₹10,000 असेट की। इसमें गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो है और एक गिवन है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बताया गया कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 8,000 है और टोटल रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000। मतलब लीज टर्म के बाद इतना तो उस एसेट से रिकवर कर सकते हैं, यस और नो? जिसमें से गारंटी कितनी हो रही है? गारंटीड 8,000 है, 8,000 है, मतलब ये लेसी लेसर को देगा बिकॉज दिस इज द गारंटीड अमाउंट, and remaining 2,000 is being given or recovered from market। बोलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको लिख देते हैं। means at the end of lease term asset will revert back to lesser therefore lessee to
lesser, therefore is nothing but guaranteed residual value, means lesser will get GRV from lessee. बोलो, ये आया समझ में? यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा। यहां तक आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स होंगी। और हाँ, ये जो 2000 है सर, इसका क्या है? ये 2000 कहां से मिले सर? ये मिलेंगे मार्केट से। ओके, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहां से मिलती है सर? मार्केट से मिलती है। और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी देता है लेसर को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लीज टर्म क्या? जब पीरियड जिसके लिए लीज एग्रीमेंट हुआ है, लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? पक्का? तो अभी एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद इस स्टैंडर्ड की नब्ज पे चले जाते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो चुका है। यहां तक में कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। सो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंड AS 116 दैट इज लीजेस। लीजेस में मैंने आपको बताया कि लीज के बारे में क्या बात हो रही है। तो सिंपली मैंने आपको दो चीजें समझाई कि भैया यूज ऑफ एसेट की बात हो रही है। यूज ऑफ एसेट दो तरीके से हो सकता है। आप किसी एसेट को दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला कि अगर आप या तो ओनर हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको इंड AS 16 में जाना पड़ेगा, दैट इज PPE। लेकिन अगर आप ओनर नहीं हो लेकिन फिर भी आपके पास जो ओनर है उसने आपको राइट टू यूज दी एसेट ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में यहां पर इंड AS 116 एप्लीकेबल हो जाएगा, विच टॉक्स अबाउट द लेसी लीजेस। ओके, यहां पर इंड AS 116 मतलब IFRS 16 की बात हो रही है। ऑलमोस्ट लीजेस की डेफिनेशन क्या होती है? तो लीजेस की डेफिनेशन वहां पे हम सबसे पहले देखी कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर रही है किसी आइडेंटिफाइड एसेट का किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगेंस्ट अ कंसिडरेशन टू अनदर पार्टी। राइट ट्रांसफर किया एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अगेंस्ट अ कंसिडरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट इज नथिंग बट लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये जो वन पार्टी जो राइट ग्रांट कर रही है उसको हम कहते हैं लेसर, बिकॉज वो होता है ओनर और उसको एसेट का राइट टू यूज ट्रांसफर करने पे कुछ कंसिडरेशन मिलता है। ठीक है, और जो पार्टी कंसिडरेशन पे करती है उसको हम बोलते हैं लेसी। लेसी कौन होता है? यूजर ऑफ द एसेट अगेंस्ट द पेमेंट। ठीक है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ चीजें समझेंगे कि लेसी को मिल जाता है एक तो राइट ऑफ यूज किसका? आइडेंटिफाइड एसेट का। कब के लिए? किसी पीरियड के लिए, और अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। तो ये चार वर्ड्स अब हम समझेंगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हेन आई टॉक अबाउट राइट ऑफ यूज, तो लेसी को मिल जाता है राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज मिलना मतलब लेसी के पास आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब राइट ओवर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट, एंड ऑल्सो ही हैज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट यूज विद द अदर्स, एंड ऑल्सो ही कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब क्या होता है कि लेसर के पास अब कोई सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, सारे के सारे राइट्स लेसी के पास हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर लीज टर्म, जिसको हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड क्या होगा? ऐसा लीज टर्म जो नॉन कैंसिलेबल हो, ऑल्सो लास्ट में ऐसा ऑप्शन भी देता हो टू एक्सटेंड द लीज टर्म। याद रहेगा? ओके सर, मैंने आपको बताया कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब जो कंसीडरेशन लेसी लेसर को दे रहा है। लेसी कौन है? जो यूजर ऑफ द एसेट है अगेंस्ट द पेमेंट। लेसर कौन है? ओनर ऑफ द एसेट एंड रिसीव्स द कंसीडरेशन। याद रहेगा? कंसीडरेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहला फिक्स कंसीडरेशन, उसको हम लीज टर्म तक पेमेंट करते रहेंगे, तो वो जो फिक्स कंसीडरेशन हम हर साल पे कर रहे हैं उसको आज की डेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम IRR का यूज करेंगे। IRR का यूज करके हम इसका जो टोटल निकालेंगे ऑल लीज पेमेंट्स का, वो कुछ और नहीं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कहलाएगी। और ये फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट किसके बेसिस पे निकल रहा है? IRR के बेसिस पे। लेकिन IRR इज नॉट अवेलेबल, देन वी विल बी यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट, जिसको
कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन हो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, याद रहेगा। ओके आगे साथ ही साथ इसमें मैंने देखो प्लस लिखे हुए, मतलब ये भी ऐड होंगे। अगर कोई वेरिएबल पेमेंट भी लेसी ने लेसर को पे किया वो भी कंसीडरेशन का पार्ट हो जाएगा। प्लस कोई गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है तो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी टू द लेसर। मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि मान लो 10,000 रुपीज रेसिडुअल वैल्यू है जिसमें से जीआरवी आपको 8,000 है, मतलब लेसी लेसर को 8,000 रुपए दे रहा है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ये बात समझ में आई? सर इसका मतलब ये 10 में से 8 इन्होंने दिए तो ये 2,000 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इट विल बी जनरेटेड फ्रॉम मार्केट। ओके नाउ कम्स द एक्सरसाइज प्राइस। सर एक्सरसाइज प्राइस क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज प्राइस इज नथिंग बट कि मान लो लेसर ने लेसी को लीज टर्म जब एंड हो वहां पे एक ऑप्शन दे दिया टू परचेज द असेट इटसेल्फ, तो उसको हम बोल देंगे एक्सरसाइज प्राइस। और अगर उसके भी आप पे कुछ लिया है तो वो भी आपके कंसिडरेशन का पार्ट हो जाएगा। प्लस कोई पेनल्टी अगर है तो वो, और लेस कर देंगे कोई इंसेंटिव्स हैं तो उनको हटा देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो गया, इंट्रोडक्शन टू इंड एस 116। अब हम आगे बढ़ते हैं, नई हेडिंग डालेंगे एंड दैट टॉक्स अबाउट द ओवरव्यू। सो फटाफट से लिखेंगे ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना क्या क्या है? ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड। इस ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड के अंदर अपने को पढ़नी है 4 चीजें और ये एएस खत्म। इसमें जो 4 चीजें पढ़नी है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमें पढ़नी है अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ लेसी। सर हमें पढ़नी है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। हमें पढ़ना है सेल्स एंड लीजबैक ट्रांजैक्शंस और हमें पढ़ना है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। सर ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन क्या है? सर पहले आपकी एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लगता था, बट ऐसा हुआ कि जैसे ही इंड एस आए और आपकी नेटवर्थ क्रॉस हो गई तो आप पर लगने लगा इंड एस 116। तो एस 19 से 116 पे आने की भी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। ये रहा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। ये 4 चीजें अपने को इस चैप्टर में सीखनी है। तो सबसे पहली चीज अपनी आ जाएगी, इसको हम सबको नाम दे देते ना, ए बी सी और टी। सबसे पहले आ जाते हैं ए वाले पार्ट पे। ए वाला पार्ट क्या बोलता है? इन द बुक्स ऑफ लेसी। इन द बुक्स ऑफ लेसी की मैं बात करूंगा। ओके अब हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे लेसी की बुक्स में करेंगे। लेसी कौन होता है जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, लेसी कौन है? लेसी कौन है जल्दी? द वन हु टेक्स द asset for use, मतलब the one who has right of use. Right answer should be the one who has the right to asset. बेटा संस्कार देखो तो क्या लिख रहे हो आप, देखो तो पहले क्या लिख रहे हो। बोरो द एसेट कैसे हो सकता है? बोरो किया है कि राइट पूरा ट्रांसफर किया है? राइट मिला मतलब कंट्रोल भी मिल गया ना। अपनी अंग्रेजी नहीं लगानी है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है दोस्त। यहां पे अपने को, अच्छा पूरे इंडियस में अपन ने 3 चीजें सीखी हैं। इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या क्या सीखना है वो भी समझ लेते हैं सर। क्या है अपने को पता रहे ना कि अपने को कितना पढ़ना है। कल को तुम देखो तुम सब क्या फाइनल में हो तो अपने को ये पता होना चाहिए, अपने को ये पता होना चाहिए
कि भाई हम ना कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि कल को तुम मॉड्यूल ओपन करो, वैसे तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मोर देन एनफ है, आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन भी अपन क्लास में कर लेंगे, अलॉन्ग विद दिस इन दिस बैच वी विल बी कवरिंग अवर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। मॉड्यूल से अगर आप कंपेयर भी करोगे तो आपको बहुत सुलझा हुआ कंटेंट मिलेगा, डोंट वरी। ओके, इन द बुक्स ऑफ लेसी पहली चीज हमें देखनी है इनिशियल रिकॉग्निशन, फिर हमें देखना है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, फिर आते हैं आपके स्पेशल इश्यूज, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, दैट इज द एडजस्टमेंट्स। याद रहेगा। सो इन द बुक्स ऑफ लेसी हम ये देख रहे हैं कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, सब्सीक्वेंट सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा, और कुछ स्पेशल इश्यूज। स्पेशल इश्यूज का मतलब जो एडजस्टमेंट्स आएंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन जब फर्स्ट टाइम असेट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, तो आप ये मान के चलना, पहले अपन देखते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, उसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या करोगे आप, प्रोवाइडेड लीज, इनिशियल रिकॉग्निशन कब करना है ये समझ लेना, प्रोवाइडेड लीज इज नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने तक की तो नहीं है। ऑल्सो लीज इज नॉट फॉर स्मॉल वैल्यू आइटम्स। स्मॉल वैल्यू आइटम मतलब जिनकी वैल्यू भी रिकॉग्नाइज ना की जाए, ये दो फैक्टर चेक कर लेना, उसके बाद ही इनिशियल रिकॉग्निशन होगा। एंड दैट इज व्हाई वी विल बी पासिंग अ जर्नल एंट्री कॉल्ड एज, इसमें आएगा राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। सर राइट ऑफ यूज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपको राइट ऑफ यूज मिला, साथ ही साथ लीज लाइबिलिटी, क्योंकि हर साल आपको कुछ पे करना है, कुछ फिक्स कंसिडरेशन तो लीज लाइबिलिटी हो गया। सर कोई वेरिएबल कंसिडरेशन हुआ तो बैंक। टू प्रोविजन फॉर डीएसई, प्रोविजन फॉर डीएसई ये क्या होता है समझते हैं। कोई अमाउंट आएगा, ये कोई अमाउंट आएगा, ये कोई अमाउंट आएगा, ये कोई अमाउंट आएगा, याद रहेगा। एंट्री आपको समझ में आई? हेलो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। गुड मॉर्निंग पीयूष, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीएसई, डिसमेंटलिंग डीएसई नहीं डीएसआर बोलेंगे इसको, डीएसआर। ओके, तो पॉइंट इज यहां पे क्या क्या किस चीज में क्या क्या अमाउंट आएगा, तो देखो लीज लाइबिलिटी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। याद है वो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आईआरआर से निकालना है, आईआरआर नहीं है तो डिस्काउंटिंग रेट से निकालना है, तो लीज लाइबिलिटी कैसे आएगी, उसी से निकलेगी। सर ये जो टू बैंक लिखा है ये क्यों लिखा है आपने, इसमें आएगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो लग गए,
फिक्स कंसिडरेशन अगर जो लग रहा है वो तो लीज पेमेंट हो जाएगा, और डायरेक्ट कॉस्ट जो शुरुआत में ही लग गई। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डीएसआर, ये प्रोविजन फॉर डीएसआर कुछ और नहीं, इसको हम पढ़ेंगे कहां पे, सेम एस इन पीपीई। पीपीई में जब हम पढ़ते हैं, पीपीई वाला स्टैंडर्ड में पहले ही नहीं पढ़ा था, बिकॉज उसका वेटेज फाइनल लेवल पे ज्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दुलार मिले उन टॉपिक्स का जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करो क्लास लेनी है कि नहीं। आपको वो टॉपिक्स पहले पढ़ाने चाहिए, मेरा मानना वो होता है जो फाइनल लेवल पे आते हैं। इंडिया 16 बहुत रेयर है, बहुत कम आता है एज कंपेयर टू शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजेस, रेवेन्यू। ठीक है, तो वो चीज है। डीएसआर का मैं एक ऊपर ऊपर से मतलब समझा देता हूं आप लोगों को, आप वो समझ लेना, और आपको बाकी का जो ब्रीफ डिस्कशन है मैं कहां पढ़ाऊंगा, 16 में। डीएसआर का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको, आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, ठीक है, और आपने वो एसेट कहां लगा दी, समुद्र में होता है ना, ऑयल निकालना होता है, हेलो, तो अब वो ऑयल निकालने के लिए बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनरी लगानी पड़ती है। तो मान लो आपने आपने मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या हुआ कि ये है समुद्र, ठीक है, अब यहां पे आप बहुत नीचे इसके ऑयल डिगिंग करनी है। ऑयल डिगिंग समझते हो, ऑयल डिगिंग करनी है, ये समझते हो कि नहीं, अरे यस और नो, हाँ समझते हो, राहुल बोल रहा है हाँ सर समझते हैं। ओके, तो क्या होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट से, वो लोग अपनी मशीनरी लाते हैं, वो मशीनरी लाते हैं और यहाँ इंस्टॉल करते हैं। अब जब वो मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, कहना इसे यहाँ पे जो रेत है, ये रेत बजरी जो होती है ना, वहां पे जो पानी के अंदर जो जमीन है, वो कई बार वहां पे क्या जो साइट है उस पर कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब ये जो ऑयल डिगिंग का इनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, टाइम पीरियड ओवर होता है, एक पीरियड रहता है, ये पीरियड जैसे ही ओवर होगा तो इस कंपनी को यहां से हटना पड़ेगा। अरे हटना पड़ेगा कि नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, ये बात बताना बहुत सिंपली, ये मशीन भी हटानी पड़ेगी, अरे हाँ या ना, सर ये मशीन भी हटानी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ये मशीन आप हटाओगे ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप ना उस साइट को ना वापस से रीस्टोर करके जाओ। रीस्टोर मतलब वैसा ही करके जाओ जैसे वो पहले थी। और अगर ऐसा है तो फिर आपको उसका एक्सपेंस है ना, वो भी तो एक तरह से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मशीनरी आपकी खुद की है, मशीन जिसको जिसको आपने इंस्टॉल यहां किया था वो आपकी खुद की है, तो ये बात कहां पे, डीएसआर की बात कहां आ जाएगी, इंडेस 16 में। लेकिन मशीन पे आपका राइट ऑफ यूज है, तो कौन से एएस की बात हो रही है, इंडेस 116 की। और उस मशीन को आपने यहां पे इंस्टॉल कर लिया जिसका राइट ऑफ यूज आपको मिल रहा था, और उससे आप ऑयल डिग कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ओवर हुआ तो आपने क्या किया, इस जगह से वो मशीन हटाई और उसके बाद साइट को रीस्टोर किया। ये जो साइट को आपने रीस्टोर किया, इस साइट को रीस्टोर करने के खर्चे को ही तो बोलते हैं डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, डीएसआर। डी फॉर डिसमेंटलिंग, एस फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट। ये जो डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट है, ये कब करनी है, आपका जब ये पीरियड ओवर होगा, सो कहना इसी प्रेजेंट वैल्यू पे आएगी। और ये एक तरह से खर्चा है जिसका आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा डे वन से ही। ये बात समझ में आई, जानवी, पीयूष, शाहरुख, संस्कार, राहुल, अकनूर, हार्दिक एंड जानवी, ये बात समझ में आती है दोस्तों, अरे हाँ या ना। अगर ये समझ में आ गया
तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को, इसी की जो पीपीई की हम जो ये जो प्रोविजन बना रहे हैं, इसी प्रोविजन को तो हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डीएसआर, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। याद रहेगा दोस्तों? बोलो, याद रहेगा कि नहीं? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया जानवी? दो दो जानवी आज। पक्का? अगर आ गया है समझ में तो चलो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ू? चलो, तो ये इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डीएसआर। समझ में आया? तो इनिशियल रिकॉग्निशन जब भी होगा असेट का इन द बुक्स ऑफ लेसी, तो क्या होगा? आरओयू अकाउंट डेबिट, लीज लायबिलिटी टू बैंक, टू प्रोविजन फॉर डीएसआर। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ओके, नाउ कम्स दी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। चलो, राइट ऑफ यूज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में कहां पे एस्टिमेट चेंज होगा? तो एक तो आपका राइट ऑफ यूज वाला अमाउंट चेंज हो जाएगा, एक आपकी लीज लायबिलिटी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब 31 मार्च को चेंज होगी, क्योंकि ये तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ये वन टाइम कॉस्ट है। ये प्रोविजन तो ऑलमोस्ट हर साल अलग अलग आ रहा होगा, तो इसका तो अपन आगे देखेंगे। बट पॉइंट इज, दो चीजें जो बार बार बदल रही होंगी उनकी बारे में बात कर लेते हैं। एक है लीज लायबिलिटी, दूसरा है राइट ऑफ यूज। सर, राइट ऑफ यूज जो है ना, ये राइट ऑफ यूज इज नथिंग बट कि आप पीपीई को रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने बुक्स में। बस फर्क इतना है कि आप ओनर नहीं हो, आपके पास राइट है टू यूज दी असेट ओवर द लीज टर्म। तो वहां पे अपन असेट का नाम लिखते थे पीपीई अकाउंट डेबिट, यहां पर आप लिखते हो आरओयू अकाउंट डेबिट। आरओयू अकाउंट डेबिट का मतलब राइट ऑफ यूज अकाउंट। और यहां पर भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे दो चीजें बोली गई हैं। पहली बात बोली गई है, समझते हैं थोड़ा सा। आरओयू में सब्सिक्वेंट रिमेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो किया जा सकता है। ब्रैकेट में लिखना बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास राइट आपको गेन हुआ है, ये जो आपका राइट गेन हुआ है, ये एसेट आपकी बुक्स में आ गया यहां पे, कहना इसे ये एसेट अमोर्टाइज भी होगा? डेप्रिशिएट नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ पीपीई, बट कैन आई से इट कैन बी अमोर्टाइज्ड? यस और नो? आंसर इज यस। जब ये अमोर्टाइज होगा तो आपको अमोर्टाइजेशन भी करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन डेबिट टू आरओयू, हर साल लगातार बार बार। कुछ भी नहीं दिया है तो आपको एसएलएम मेथड, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एसएलएम। तीसरा, तीसरा है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? तो बैलेंस शीट में जो कॉस्ट है वो लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन
लेस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। इम्पेयरमेंट लॉस का अगेन एक स्टैंडर्ड है, और ये आ जाएगा आपका टोटल फिगर। बोलो, ये चार्ट समझ में आ रहा है आपको? कर पाओगे? हेलो? ओके, राहुल को आ गया, जानवी को आ गया, शाहरुख को आ गया, पीयूष, जानवी, ओके, फटाफट से नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन, जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताओ। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किसका हो गया? ये असेट की तो बात हो गई, अब ये लाइबिलिटी जो है, लीज लाइबिलिटी, इसकी भी बात कर लें। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडियस बोलता है अकाउंट इट एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज पर amortized cost method of Ind AS 109। लीज लाइबिलिटी का आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करोगे? तो बोलते हैं कि भैया फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट कर दो इसको। फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करोगे तो आपको मालूम है 109 एप्लीकेबल हो जाता है, और 109 बोलता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाना है आपको ऑल दी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो आपको इसको क्या अकाउंट फॉर करना है? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? as per ACM of Ind AS 109। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि एसीएम आप फॉलो करोगे तो याद है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है, लीज पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, फिर कोई रीपेमेंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंस चार्ज में। तो आप ऐसे लिखना, हर साल इंटरेस्ट लगेगा, और जो रीपेमेंट होगा तो वो ऐसा आएगा, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो, ये बात समझ में आती कि नहीं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। हम्म। नाउ मूविंग अहेड, अब एक बात समझना, यहां पे मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द इनिशियल रिकॉग्निशन, व्हाट इज द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। मैंने आपको उसमें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आरओयू भी बता दिया, लीज लायबिलिटी भी बता दी। लीज लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बोला कि अकाउंटेड फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर एसीएम ऑफ 109, और एंट्री आएगी फाइनेंस चार्ज डेबिट टू लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, ये रिपेमेंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट आता है, क्लासिफाई लीज लायबिलिटी एज फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन करेंट लायबिलिटी स्लैश करेंट लायबिलिटी एज द केस में बी।
अब जो भी लीज लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसको आपको बैलेंस शीट में ईयर एंड में नॉन करेंट लायबिलिटी या करेंट लायबिलिटी में डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। यस और नो? वो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं, आ जाइए एक सेकेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लीज लायबिलिटी एज नॉन करेंट लायबिलिटी स्लैश करेंट लायबिलिटी। ये चीज भी समझ लीजिए कैसे होती है, क्योंकि आगे ये सब काम आएगा अपने को, है ना। तो मैं ये आपको डे वन पे ही समझा देता हूं। अच्छा, ये रिस्टोरेशन वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया था ना, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल, जब हम एसीएम मेथड लगाएंगे जाहिर सी बात है, जब हम लीज लायबिलिटी को क्लासिफाई करेंगे नॉन करेंट और करंट लायबिलिटी में, तो दोस्तों हमने बनाई होगी फाइनेंशियल लायबिलिटी की एसीएम मेथड के अकॉर्डिंग अमोर्टाइज कॉस्ट अमोर्टाइजेशन टेबल। तो अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे ही बनाएंगे वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, अभी पूरा ध्यान इधर देखो, सबके सब इधर इधर फोकस पूरा होना चाहिए, बाकी कहीं और दिमाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना भी। केस 1, मान लो आपको बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट जो है ना आर पेड ऑन ईयर एंड, हर साल के एंड पर ही आपको इंस्टॉलमेंट रिपे करनी है। तो आपकी अमोर्टाइजेशन टेबल कुछ ऐसी होगी, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, है ना, इंस्टॉलमेंट जो आपने रिपे करी ये रिपेमेंट जिसको बोलते थे अपन, और क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से समझना, मान लो ईयर 1, 2, 3 100 रुपए का है और इंटरेस्ट मान लो अभी 10% है, तो 10% इंटरेस्ट जुड़ गया। और 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 मान के चलना अपने को रिपेमेंट करना है 11 रुपए का, इंस्टॉलमेंट पे करनी है लीज की 11 रुपए, हमारी इंस्टॉलमेंट 11 रुपए की है। तो क्लोजिंग कितना आएगा सर? 99 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो अपन सीख के आए, बिल्कुल। ये 99 यहां का ओपनिंग हो जाएगा। अब 9.9 हो जाएगी यहां की इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा? ये अगेन 11 गया, ये 11 तो चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 11 जाने के बाद यहां कितना बचा? जल्दी, जानवी, हार्दिक, गौरांगी, पीयूष, शाहरुख, राहुल, अखनूर, इसको टोटल बताओ कितना आया? 97.9। ये 97.9 यहां पे ओपनिंग आ गया, 9.79 इसका इंटरेस्ट, 11, और ये गया 96.69। ठीक है, एक तो ये यही चल रहा होगा आपका। मान लो 3 साल के लिए असेट था, तो दिस इज द होल सिनेरियो। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे एक बात बताना, इस साल आपने कितना पे किया है? करेंट ईयर, अगर मैं ईयर 1 की बात करूं, ईयर 1 पे आपने कितना पे किया है?
तो सर 11 पे किया है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो 99 है ये नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, यस और नो? इस और ये जो नेक्स्ट ईयर जो 11 पे हुआ है, इस 11 में क्योंकि करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन सेकेंड ईयर से आएगा, फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दो, तो ये जो 11 इंक्लूड्स, 11 के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो 9.9 एज इंस्टॉलमेंट ऑफ ईयर 2, ईयर 2 की जो इंस्टॉलमेंट है इसमें 9.9 क्या आ जाएगा एज इंस्टॉलमेंट ऑफ 2, और 1.1 जो बैलेंस है ऑफ प्रिंसिपल। बैलेंस कहां से आएगा, इस 99 में से आ जाएगा। अरे हाँ या ना, इस साल जो आपका इंटरेस्ट हुआ लगा वो भी आपने रिपे कर दिया और आपने टोटल रिपे किया 11 रुपए, तो इस 11 में से 9.9 तो आधा चला ही गया, बाकी का रिमेनिंग 1.1 यहां से आएगा। क्यों, क्योंकि ये 99 पिछले साल वाला था। अभी ध्यान से समझने की बात करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, केस क्या बोल रहा है, ईयर एंड, इंस्टॉलमेंट पे होगी हर साल के ईयर एंड पे। ओके, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो क्या था, राइट? ये जो 99 है ये कुछ और नहीं, इसके लिए आप ये समझ के चलना कि ये क्या होगा, पेड ऑन नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे बताओ क्या इसमें से पूरा पे कर दिया जाएगा क्या अगले साल? अगले साल ये 99 में से पूरा पेमेंट हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आई वांट दिस आंसर राइट नाउ राइट हियर। क्या ये पूरा पे ऑफ हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसमें ना, इसमें से सिर्फ 11 जा रहा है और उस 11 में 9.9 तो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से तो सिर्फ 1.1 जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक की जो मैंने अभी बोली? मैं आपको समझाऊंगा, बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये एक बार समझ जाओगे ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे। राहुल को आ गया, ओके, पीयूष, जानवी, हार्दिक, शाहरुख, अखनूर, रिपोर्ट की रिपीट? रिपीट, मैं बोल रहा हूं कि अपने को करना है इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ऑन ईयर एंड, है ना, ये अगर अपना केस है, केस नंबर 1, हर साल इंस्टॉलमेंट जो हम रीपे कर रहे हैं वो हर साल के एंड में ही, मतलब 31 मार्च को ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये मानना क्या है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है एज पर 109, जो लीज लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं नॉन करेंट और करेंट का। तो हमने ये अमोर्टाइजेशन टेबल बना ली। अब इस अमोर्टाइजेशन टेबल में ईयर 1 के एंड पे जो 99 रुपीज है ये क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर पे होगा इतना अमाउंट। लेकिन क्या इसमें से ये पूरा 99 पे हो रहा है क्या, ये सिर्फ 11 पे हो रहा है? सर 11 पे हो रहा है, और ये जो 11 है इसमें, इस 11 में सबसे पहले तो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट पूरा चला गया, उसके बाद बैलेंसिंग 1.1 प्रिंसिपल से जा रहा है। तो मैंने आपको ये बताया भी ना कि इंक्लूड्स, ये जो 11 रीपे कर रहे हो, ये आप 11 जो पे कर रहे हो बीइंग लेसर लेसी टू लेसर, तो इस 11 में से 9.9 तो आपकी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, और दूसरा 1.1 आपने ये 99 से लिया। ये सबको आया समझ में कि नहीं? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको आगे बताता हूं, ध्यान से समझना, सिंपल, बहुत सिंपल। ईयर 1 की अगर मैं बात करूं तो ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 99। इसका मतलब ईयर 1 पे हम ये खड़े हैं और हम ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 99 पूरा रिपेमेंट करना है। तो ईयर 1 के लिए ये पेड ऑन नेक्स्ट ईयर जो मैंने लिखा है, दैट इज, जिसमें से हमने पे कितना किया 1.1, तो ये 1.1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। ये बात समझ में आई? हेलो, हेलो, ये बात समझ में आ रही है?
तो इसी को तो मैं बोल रहा हूं, ये जो 1.1 आपने पे किया ये क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग था और अभी पे ऑफ हो गया। बिल्कुल आ गया, राहुल को आ गया, हर शाहरुख को आ गया, जानवी, पीयूष, अखनूर, अखनूर को भी आ गया। ओके पीयूष, जानवी, चलो अब आगे देखना, ये समझ में आया? ओके, अब पॉइंट इज पेड ऑन द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग क्या है? 97.9। अब ये 97.9 जो है ना, ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है सर। 99 में से 1.11, 99 में से 1.11, जरा कैलकुलेटर उठाना, कैलकुलेटर उठाओ आप। 99 में से 1.11 अगर आपका करंट है तो बाकी का बैलेंसिंग कितना बचा? नॉन करंट वाला वो कितना बचा? वो कितना बचा? 97.9 ही बचेगा, ध्यान से देखोगे तो। 99 में से 1.1 जो आपने करंट लायबिलिटी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद बचेगा तो 97.9 ही बचेगा ना। हेलो, ये आया समझ में? और ये जो 97.9 है ना, यही सेकेंड ईयर का क्लोजिंग है। अब इस 97.9 में फिर से 11 गया, जिसमें से 9.79 तो इसका था और बाकी का रिमेनिंग यहां से गया होगा, तो फिर बचेगा 96.9। तो अब ये मान के चलना फर्स्ट ईयर में ईयर वन पे आपके पास सिचुएशन क्या आ गई? आपके पास सिचुएशन क्या आ गई? ये जो 97.9 है, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, जगह नहीं बच रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? इसको यहां ले आते हैं। इसके लिए क्या बोल रहा हूं? पेड आफ्टर नेक्स्ट ईयर कितना? 97.9। तो ये डे वन पे, ईयर वन पे क्या हो जाएगी आपके लिए? नॉन करेंट लायबिलिटी फॉर ईयर वन। अभी मैं सिर्फ ईयर वन की बात कर रहा था, ये आया समझ में? क्योंकि अगर आप देखोगे 99 में से 1.1 तो आपका क्या हो गया? 99 में से 1.1 क्या हो गया आपका सर? करंट लायबिलिटी। तो बचा पे इसमें से कितना? 97.9। ये इस डेट पे आपका, और ये क्या, ये जो 97.9 है ये सेकंड ईयर में पे हो रहा है क्या? नो, ये पे होगा थर्ड ईयर में। तो कहना ही सही, ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई आपके लिए, सिंपल। अब यही 97.9 अगर मैं बात करूं इन ईयर टू, इन ईयर टू अगर मैं बात करूं तो आपने कितना पे किया? 11 रुपीज। वो 11 क्या होगा? इंक्लूड्स कर रहा होगा एक तो 9.79, और बैलेंसिंग कहां से? प्रिंसिपल से कितना आ रहा होगा? वेरी गुड, 1.21। ये जो 11 आपका इंक्लूड करता है 1.21, ये कहां से आया सर? फ्रॉम प्रिंसिपल। तो ये जो 1.1 आप रीपे कर रहे हो, ये प्रिंसिपल से गया, तो ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी ईयर टू में। और एंड आपका आपका जो था 97.9 लेस 1.21, तो आपका बचेगा कितना? 96.69। ये हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी फॉर ईयर टू। बोलो, ये समझ में आया करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत छोटा सा है। बताओ, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं।
ये ले, ये हो गया, फटाफट से बोलो। नोट कर लो इसको, इसको जल्दी से नोट करिए। समझ में आया? हार्दिक, जानवी, पीयूष, शाहरुख, राहुल, अखनूर, क्लियर विद दिस? अरे बोलो, लिख जाए तो मुझे ऐसे थम्स अप कर देना। आई एम वेटिंग। देखो अभी ये तुमको अगर पूरा समझ में आ गया है तो बस मैं इसका एक चार्ट बनवा दूंगा, तो आपको एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम आज प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट 1.5 डेज और एग्जाम के लिए, तो मैं एक समरी बनवा दूंगा इसकी। बस फर्क ये है कि आपको पहले ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। लॉजिक आ गया फिर अपन इसकी शॉर्टकट भी देख लेते हैं। हाँ, एक इसमें केस 2 और है। केस 2 भी समझ लो। ये कब था? जब इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे जा रही है। मान लो केस नंबर 2, इंस्टॉलमेंट्स are paid over year, paid on year starting of नेक्स्ट ईयर। इस साल पे ऑफ नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर पे ऑफ हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, अमोर्टाइजेशन टेबल एक बार वापस बना देता हूं मैं। वैसे तो सेम ही आएगी। हम्म, अब मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ, इसमें तो बहुत ये केस अगर आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में पे करना है इस साल का, करंट ईयर का। तो क्या करना रहेगा? सिंपल, नेक्स्ट ईयर पे करना है। इंस्टॉलमेंट आपको करंट ईयर की है ये, लेकिन पे कब होगी? 11 रुपए। ये पे होंगे नेक्स्ट ईयर। तो आज के लिए ये क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी हो जाएगा कि नहीं? और ये जो क्लोजिंग है यही आपका नॉन करंट हो जाएगा। बोलो। और सेम इस साल भी ये करंट हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, ये नॉन करंट हो जाएगा। सोच के देखो ना, सोच के देखो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि देखो ये ईयर 1 पे आपको पे करना था, बट आप पे कब कर रहे हो? ईयर 2 की स्टार्टिंग में। तो कहना इसे ये आपका ईयर 1 के लिए तो करंट हो गया, और ये आप नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर पे करोगे तो ये नॉन करंट। सेम सेकंड ईयर में ये 11 रुपीज आपको इस साल पे करने, बट सेकंड ईयर में, बट आप पे करोगे थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, तो सेकंड ईयर के लिए तो ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और बैलेंसिंग नॉन करंट। याद रहेगा ये? तो अब एक समरी। इफ installments are paid at year end या फिर ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, बस ये ध्यान रखना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में। अगर ऐसा है तो बहुत सिंपल, नॉन करेंट लायबिलिटी आपके लिए क्या हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके लिए नॉन करेंट हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस नॉन करंट लायबिलिटी। और यहां तो बोल बिल्कुल क्लियर है। यहां बिल्कुल क्लियर है क्या? क्लोजिंग बैलेंस
ऑफ करेंट ईयर और करेंट ईयर की इंस्टॉलमेंट आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। बोलो। ये आ गया समझ में कि नहीं? बोलो। ये वही है, अब चेक करके देख लो आप। ईयर एंड वाले में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर इज नथिंग बट करंट लायबिलिटी। 97.9 ही था अपने में करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस रीपेमेंट, तो ये आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटी, और ये मैच कर लो। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर की। डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे हो रही है तो आपको याद रखना है 1 प्लस रेट लेना है और ये अकेला 1 लेना है। ये आगे अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो छोड़ो, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या आ रही क्या? बोलो यस और नो। तो इसी के साथ अपना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी समाप्त हुआ, और अब आते हैं अपन स्पेशल इश्यूज पे। स्पेशल इश्यूज में गिनती के 4 चीजें हैं जो अपने को देखने हैं। पहला है नंबर 1, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2, रीमीजरमेंट। नंबर 3, मॉडिफिकेशन। नंबर 4, स्मॉल वैल्यू आइटम। बस। सो बेसिकली पूरा अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ लेसी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया कि इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन और स्पेशल इश्यूज। स्पेशल इश्यूज मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन से अदर। इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या देखा, सब्सिक्वेंट में पूरा देख लिया, करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी, स्पेशल इश्यूज भी देख लिए। तो ये मेरी तरफ से आपको एक पूरा कंफर्मेशन आ गया कि भाई क्या क्या अपने को देखना है इसमें। यहां तक में मुझे कोई आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या? डन, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज गुड। ओके, नाउ कम्स नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक बार देख लेता हूं, कुछ डेफिनेशन है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। Now, next is few important definitions to get understand before moving ahead. ये कुछ definitions हैं जो आपको पढ़ लेनी है। और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो वेरिएबल पेमेंट्स मैंने आपको बताया वो क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसको अपन देख लेते हैं। मॉड्यूल में गिवन है ये, चलो देख लेते हैं फटाफट से, है ना। ये एक काम करूं, पहले मैं आपको ये समझा दूं पूरा। एक काम करता हूं, पहले इन द बुक्स ऑफ लेसी हमें क्या क्या कवर करना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो एक क्विक रिकैप अपन देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी का। सो गाइस, इंड एस 1116 में हमारा ओवरव्यू क्या रहने वाला है, इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर, सेल्स एंड लीजबैक और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने। सबसे पहला टॉपिक आता है इन द बुक्स ऑफ लेसी।
तो इस इंड एस में हमें ये देखना था कि भाई इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या क्या चीजें आएंगी। तो हमें पहला टॉपिक देखना था कि हाउ टू अकाउंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर हम बात करेंगे इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। फिर तीसरा हम बात करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, दैट इज द स्पेशल इश्यूज, जो कि 4 हैं। तो पहले आप देखेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन में हमें क्या देखना है। तो 2 चीजों को लुक आउट कर लेना है कि पहली बात, लीज शॉर्ट टर्म ना हो, दैट इज 12 महीने तक की ना हो या उससे कम की ना हो, और लीज किसी स्मॉल वैल्यू आइटम के लिए ना हो। स्मॉल वैल्यू आइटम हम आगे देखेंगे क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें कंफर्म होती हैं कि ऐसा नहीं है, तो ही हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन होता है? यूजर ऑफ द एसेट। ठीक है। एंट्री क्या आएगी? राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीएसआर। ये प्रोविजन फॉर डीएसआर बिल्कुल सेम होगा जो हम इंड एस 16 में पढ़ते थे, दैट इज फॉर पीपीई। ठीक है। लीज लायबिलिटी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी वो बैंक के नाम से आएगी, और प्रोविजन फॉर डीएसआर जैसा कि मैंने बोला सेम एज इन पीपीई, ये यहां पे है। डीएसआर का मतलब डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन एक्सपेंस। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पूरा कि क्या होता है ये। ठीक है। राइट ऑफ यूज इज नथिंग बट दी असेट। याद है अगर इंडिया 16 में जब हम एसेट खरीदते थे तो पीपीई अकाउंट डेबिट करते थे, तो यहां पे हमारे पास राइट ऑफ यूज आया तो हम इसे राइट ऑफ यूज एसेट बोलेंगे, याद रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आपको ध्यान रखना है पहले राइट ऑफ यूज का और लीज लायबिलिटी का। राइट ऑफ यूज अगर मैं पहले बात करूं तो राइट ऑफ यूज में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आप फॉलो करोगे, दोनों आपको यहां अवेलेबल हैं। इसके बाद सिंस ये एसेट है तो अमोर्टाइज भी होगा। अमोर्टाइजेशन एसएलएम मेथड से होगा, और अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू से एंट्री आ जाएगी। बैलेंस शीट में इसका फिगर कैसे जाएगा? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस। तो जो फिगर आएगा वो बैलेंस शीट का नेट फिगर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। लेकिन अगर मैं बात करूं लीज लायबिलिटी की, बिकॉज आपकी बुक्स में लीज पेमेंट भी तो हर साल हो रहा है, तो इंड एस बोलता है, इंड एस 116 बोलता है कि इस लीज लायबिलिटी को एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करो, और अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट होगी तो इस पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड यूज हो जाएगा एज पर 109। और याद रखना जब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगेगी तो आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था, और वहां पे हमें पहली एंट्री इंटरेस्ट वाली पास करनी पड़ेगी कि फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, बिकॉज हर साल इंटरेस्ट अनवाइंड होता जाएगा, यस और नो, और लीज लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसी साल रीपेमेंट भी होगा कुछ, तो लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस याद रखना जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो उस लीज लायबिलिटी मतलब उस लीज लायबिलिटी को जिसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी बोल रहे हैं, उसको आपको नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई है कि भाई अगर इंस्टॉलमेंट पे हो रही है ईयर एंड पर, इंस्टॉलमेंट पे हो रही है ईयर एंड पर, तो आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी वाला फिगर क्या होगा? तो अगर आपने लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई है तो देखो इंस्टॉलमेंट पेड ऑन ईयर एंड, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई जो आपका नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका करंट ईयर के लिए नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो जैसा कि अपने पहले केस में 97.9 है, ये अगर आप देख लोगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं, ये हैंड रिटन नोट्स में अटैच कर दूंगा इस कंसेप्ट रिवीजन के नीचे। इसके बाद अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर लेस नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो भी ईयर वन की नॉन करंट लायबिलिटी क्या थी 97.9, और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसमें से डिफरेंस निकाल दो तो 1.1 जो आया वो आपकी हो जाएगी करंट लायबिलिटी, यस और नो। लेकिन अगर केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 क्या बोला जाता है? इंस्टॉलमेंट आर पेड ऑन ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल का इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर के डे 1 पे या नेक्स्ट ईयर की इनिशियल डेज में पे हो रहा है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट है वो करंट ईयर के लिए करंट लायबिलिटी रहेगी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है एलएटी का वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा हर साल के लिए। यही हमने इस चार्ट में देखा भी कि नॉन करंट लायबिलिटी ईयर स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर, और करंट लायबिलिटी करंट ईयर की इंस्टॉलमेंट, दैट इज 11 रुपीज। सो दिस वाज द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ लीज लायबिलिटी। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपने को बात करनी रहेगी स्पेशल इश्यूज में। 4 स्पेशल इश्यूज यहां पे अपने को एड्रेस करने होते हैं, दैट इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, रीमेजरमेंट, मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, एंड
जब स्मॉल वैल्यू आइटम्स होते हैं तो वहां पे कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। सो आई होप यहां पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि लेसी की बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये क्विकली आपको मैंने रिकॉल करा दिए। आई होप ये आपको याद आएंगे। सो राहुल, संस्कार, अकनूर, शाहरुख, जानवी, ये क्लियर है यहां तक जितना मैंने रिकॉल करा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की डेफिनेशन देख रहे हैं तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट इज द लेसीज राइट टू यूज इन अंडरलाइंग एसेट ओवर द लीज टर्म। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेसी के पास कंट्रोल आ जाता है। लेसी के पास जब कंट्रोल आ जाता है तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट उसके पास अकाउंट फॉर उसे करना पड़ता है, और कब तक के लिए, जितना लीज टर्म हो। आईआईआर क्या होता है? Implicit interest rate is the rate of interest at which present value of lease payments and any guaranteed residual value, that is the fair value, or if IRR cannot be calculated then incremental rate of borrowing should be considered। ये हमने ऊपर चार्ट में ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। लीज कब स्टार्ट होगी? इंसेप्शन ऑफ लीज, मतलब लीज स्टार्ट कब से होगी? इंसेप्शन का मतलब इनिशियल, बिगिनिंग, है ना। मींस अर्लियर ऑफ द टू, या तो डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट जो है वहां से, या डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज, इन दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट या डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज, विच एवर इज अर्लियर इज द इनिशियल लीज डेट। ओके, शॉर्ट टर्म लीज किसको बोलते हैं? लीज ऑफ 12 मंथ्स और लेस एंड लीज लेसी डज नॉट हैव परचेज ऑप्शन। लीज ऑफ शॉर्ट टर्म क्या क्या मतलब होता है कि या तो 12 महीने से कम या उससे भी कम का लीज टाइम पीरियड है, लीज पीरियड है, और लेसी के पास ऑप्शन भी नहीं है वापस से परचेज करने का। ओके, सो दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपको दो तो ऑलरेडी बताई दी थी, ये मेरे को बताना था और ये मेरे को बताना था। इस चार्ट में आपको ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, ये समझने वाली बात है। क्या क्या इंक्लूड होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सर कमीशन, कमीशन कमीशन पे किया टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज एक्टिंग एज सेलिंग एजेंट्स। कमीशन कुछ पे किया टू enter into the contract of lease is also included as initial direct cost। legal fees resulting from execution of the lease, legal fees कुछ लग गई। lease document preparation cost incurred after execution of lease document, अगर आप बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तो वो भी आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। certain payments to existing tenants to move out, मान लो आपने लीज ली किसी बिल्डिंग की, किसी बिल्डिंग की लीज आपको मिल गई, है ना, वहां पे आपको कुछ गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम रन करना है जो भी है, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग लेते हैं तो उनको वहां से हटाना, उसमें आपका खर्चा लग गया। अब वो जो खर्चा लगा वो भी आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं? एक और चीज, कंसीडरेशन, एक और चीज है कंसीडरेशन पेड फॉर अ गारंटी ऑफ ए रेजिडुअल एसेट बाय एन अंडर related third party। consideration paid for guarantee of residual asset by an under related third party। किसी थर्ड पार्टी ने को आपने किसी थर्ड पार्टी को आपने कंसिडरेशन पे किया है फॉर गारंटी ऑफ रेजिडुअल एसेट, तो वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बेसिकली 5 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी डायरेक्ट कॉस्ट में। एक्सक्लूड क्या रहेगा? एम्प्लॉय सैलरी आप एक्सक्लूड करोगे, लीगल फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द, आफ्टर फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, मतलब जिस दिन से लीज आपका स्टार्ट हुआ है उस दिन से जो लीगल फीस लग रही है वो तो आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगा, बट उसके पहले जो लग गया खिलाया पिलाया वो नहीं लगेगा, वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। निगोशिएट कर रहे थे लीज टर्म या कोई कंडीशन, उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया, वो आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, वो भी नहीं आएगा। यहाँ जो डेप्रीशिएशन लगा या अमोर्टाइजेशन लगा वो भी यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। तो एक्सक्लूजन की लिस्ट अलग है, इंक्लूजन की लिस्ट अलग है। ये आप एक बार रीड कर लेना सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत ईजी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी
लीज इंट्रोडक्शन। आई होप आज जितना आपने पूरा थ्योरेटिकल बेस बनाया है, एक तो इंट्रोडक्शन कवर किया, ओवरव्यू कवर किया, ओवरव्यू के अंदर हम इंड एस में आगे कहां तक बढ़ गए, इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू व्हाट, इन द बुक्स ऑफ लेसी। यस, यहां तक हम बढ़ गए। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? तो कल से हम अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा इंट्रोडक्शन हमने समाप्त कर लिया। अब हम क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं, उसमें मजा आ जाएगा लीज में। मैं आपको इतना बोल रहा हूं, इतना अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं? शाहरुख, जानवी, राहुल, अखनूर, राहुल को आ गया, अखनूर बोल रहा है सर लीज पहली बार इतना अच्छे से समझ में आया। ओके, थैंक यू यार फॉर द कॉम्प्लीमेंट। शाहरुख, जानवी, ओके। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।